हो गया एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो वो क्या बच गया वो हमको जानना। थ्योरी में बस बचा है हमारे पास ये हुआ आपका सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और आप लोगों को क्या पता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यू नो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें दो स्टोरी बन सकती है। पहली स्टोरी होती है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दें, आपके हाथ में है, आप क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दें, ठीक है। दूसरी स्टोरी हो सकती है कि आप मिरर को चेंज कर दें। दोनों काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम एक बार में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज कांस्टेंट होगा तभी ना कोई चीज को हम वेरिएबल मान के तो पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में भी आपको पता है अगर दो दो वेरिएबल हो जाएगा तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किसी एक चीज के बारे में स्टडी करने के लिए एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ता है, और एक चीज को कांस्टेंट रख के दूसरा चीज वेरिएबल को मानते हैं तो हमारा जो है उसका वैल्यू आता है। मैथमेटिक्स में एक ना नियम है। तो इसमें दो केस बनेगा। केस वन, केस वन में हमें क्या मानना है कि आपका जो मिरर है वो फिक्स है, मिरर इज फिक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रोटेटेड एट एंगल थीटा। ओके, सही, हाँ। इसमें हम क्या मैंने कहा कि मिरर इज फिक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस is rotated at an angle theta. Mirror is fixed and angle of incidence is rotated theta. Then तब क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा से चेंज होगा। Then angle of reflection changes by theta but in opposite direction. ओके, तो अल्टीमेटली आपको जो काम देगा वो स्टेटमेंट ही काम देगा। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है केस वन का कि मिरर को फिक्स किए और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने थीटा से रोटेट किया। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा से रोटेट करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, थीटा से चेंज होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस टू पे। ओके, केस टू में क्या करते हैं, अब हम क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं करेंगे, अब क्या करना है हमको, मिरर को चेंज करते हैं। किधर भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। ओके, तो इसमें क्या किया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फिक्स एंड मिरर
is rotated at angle theta, then angle of reflection changes by 2 theta in same direction. Okay? तो आपके पास दो स्टेटमेंट है और यही दो स्टेटमेंट जो है आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा, दिया हुआ रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 30 डिग्री है। ओके, और आपको कहेगा कि मिरर को रोटेट किए बाय 5 डिग्री इन क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला कि क्लॉकवाइज में हमने मिरर को रोटेट किया और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रोटेटेड rotated 2.5 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछेगा फाइंड रिजल्टेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिजल्टेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आपका, बता दो जरा। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 30 डिग्री का, मिरर को रोटेट किए 5 डिग्री से क्लॉकवाइज में। ओके, और जो है एंगल ऑफ, और क्या क्या मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को रोटेट किए क्लॉक 2.5 डिग्री से क्लॉकवाइज में। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। एनीवन? तो देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 30 डिग्री से। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थीटा से रोटेट करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा से रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब मतलब क्या होगा आपका -2.5, एंगल ऑफ इंसिडेंस रोटेट किया क्लॉकवाइज में 2.5 डिग्री से, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा 2.5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट होगा। अब मिरर को हम शिफ्ट किया 5 डिग्री से क्लॉकवाइज में, तो इसका मान कितना होगा 20 डिग्री चेंज होगा क्लॉकवाइज में। तो -2.5 + 20, तो 3 हमारा कितना हुआ, ये हुआ 3 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया। ये जो हम निकाल रहे वो 3 निकाल रहे, तो हमारा मान कितना होगा 17.5। तो 17.5 का जो होता है क्लॉकवाइज में चेंज होगा। तो 17.5 का क्लॉकवाइज में चेंज होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखो ये हुआ आपका मिरर, ये हुआ 30 डिग्री और ये हुआ आपका 30 डिग्री। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तब का कितना हुआ कि इधर से इधर आपका 17 इधर आपका 17.5 अब बढ़ जाएगा ना, क्लॉकवाइज में आपका 17.5 बढ़ गया, तो आपका मान कितना हो गया 30 + 17.5 कितना हो गया आपके पास
47.5 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन है, ये समझ में आया? आगे आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगर दिया हो रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है, और कहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है चेंजेस 2.5 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 2.5 डिग्री जो है क्लॉकवाइज में चेंज हुआ, और कहेगा मिरर चेंजेस 5 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछेगा फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना आ जाएगा इसमें? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 2.5 डिग्री से चेंज हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आपका? 2.5 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में चेंज होगा। ओके, डेल्टा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा मैंने। और ये 5 डिग्री से अगर जो है क्लॉकवाइज में मिरर चेंज हुआ तो इसका मान कितना होगा? 10 डिग्री से क्लॉकवाइज में चेंज होगा, आपका मान कितना होगा? 7.5 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 7.5 डिग्री इन क्लॉकवाइज, ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? 7.5 डिग्री और होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका जो 45 है 45 में से 7.5 ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो चेंज है वो दिया आपके पास है 5 डिग्री क्लॉकवाइज में, और मिरर का जो चेंज है 2.5 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछेगा फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मान कितना होगा आपका? तो पहले डेल्टा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो अगर डेल्टा आई 5 डिग्री से चेंज हुआ तो डेल्टा और कितना होगा? -5 होगा। और अगर मिरर चेंज हुआ 2.5 से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? सेम डायरेक्शन चेंज होगा, दुगना से, तो -5 और +5 कितना हो गया? 0। तो डेल्टा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि यह जो कंसेप्ट है आपका वो बन गया होगा। अच्छा, इसका पढ़ा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। कोई 6 का आंसर बता दो, कौन सा होगा? ABCD बताया ना, मिरर में तो क्या है, मिरर फोटो बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा होगा?
सी। देखिए क्वेश्चन जो पूछता है सो ऐसा ही पूछता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। आंसर मैंने मिटा दिया। तो कितना होगा? क्या है? An object is placed between the two premiere of the 30 degree. तो how many image form? दोनों के बीच में कितना 30 डिग्री है? तो क्या करेंगे? 360/30 कितना होगा आपका? 3 का 3, 3 दूनी 6, 12। और जब नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें क्या होता है? इमेज हमेशा ऑड होता है। आपका आंसर कितना होगा? 11। ठीक है ना? आंसर है कि नहीं 11? इसका कोई बना के देखें। सही है, बता दिया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? 151 आंसर दिया हुआ है। बना के बताएं कि देख के बताएं? 151 जो है बताना पड़ेगा। तो देखिए बताना पड़ेगा, सुनिए क्या दिख रहा है वही तो बोले, बनाए तो थोड़ी हैं आप। बताना तो हमको पड़ेगा ही ना कि कैसे बनेगा। देखिए ये इतना पूरा है नेट है। ये क्या पूरा मिरर का नेट कितना दिया हुआ आपके पास? 20 मीटर का। ठीक है, 20 मीटर का जो मिरर का पूरा पूरा नेट दिया हुआ है। और इसमें क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका कितना है? 53 डिग्री है। ठीक है, तो देखो अगर इसका मान कितना होगा? इसका मान दिया हुआ आपके पास। देखो इसका मान आपके पास कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर में होता है 0.1 मीटर। ओके, तो आपके पास क्या है? और ये 53 डिग्री है। तो देखो आपके पास जो एक ट्रायंगल बनेगा, ये हुआ आपका 53 डिग्री और इसका मान है 0.1 मीटर। तो इसका मान कितना होगा बता सकता है कोई? tan 53 का मान कितना होगा? P/B, इसको P मानेंगे और B का मान है 0.1 मीटर। तो आप tan 53 का मान 4/3 दिया हुआ है। देखो पहले से इसको पता कि आपको चाहिए tan 53 का मान। तो यहाँ से आपका P का मान कितना होगा? 4/3 इंटू 0.1। ओके, ये हो गया आपके पास P का मान। P का मान कितना हो गया? 4/30। अभी पूरा नंबर कितना दिया हुआ? पूरा नंबर दिया हुआ 20 मीटर का। और एक ठो का मान कितना है? 4/30। तो ये जो इमर्ज जब करेगा तो इसका मान कितना होगा? तो ये जो आपका 4/30 है, इससे तो गुना करो। ठीक है, सही में लिखा ना? तो ये पूरा 20 मीटर है। 20 मीटर का क्या करो? 4/30 से भागा दो। यहाँ पे क्या किया? 40/3 से भागा दिया। देखो कैसे किया? 4/30 से भागा दो, आपका मान कितना होगा? 4×5=20। अब ये जाएगा कितना होगा? 5 या 15, 150। पूरा कितना गया? 150 आ गया। तो मतलब क्या है? ये जो नाइट रे जो है ऐसा 150 बार होगा। ओके, तो इमरजेंस कितना होगा? 150 बार होगा।
और एक बार जो है यहाँ पे पहुंचने के बाद भी तो एक इमरजेंस हो जाएगा, तो कितना होगा 150 प्लस 1 सीधे कर देंगे तो 151 हो गया। जैसे यहाँ पे तो मल्टीपल बार करेगा तो 150 बार यहाँ तक किया, ठीक है, और 150 करने के बाद भी तो एक बार भागेगा, तो पूरा कितना इमरजेंस होगा यहाँ पे 151। यहाँ पे क्या पूछा है कि प्लेन मिरर ऑफन फॉर्म द बर्थन इमेज, कैन इट इवन बी द रियल इमेज? देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो मिरर है, जो प्लेन मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है हमारा बर्थन इमेज, तो क्या ये रियल इमेज बना सकता है? यह रियल इमेज कब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट बर्थन होगा उल्टा, और क्या ये इसमें लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? ये देखो ये है 1.5 मीटर टॉल आदमी है, लंबा है, आई है 1.38 मीटर का, और फ्रॉम द ग्राउंड स्टैंड बिफोर द मिरर फिक्स्ड ऑन ए बार, indicate by means of the ray diagram how many mirror how the mirror should be positioned so that he can view himself fully, and bharat should be the minimum length of the mirror। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बोलना ना कि एंड्रॉइड पेन चाहिए, मिल जाएगा। हमको नहीं पता पटना के बारे में, न्यू हरी मिल जानते नहीं तो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। हाँ अपने पूछ लो दादा क्या। देखो रे डायग्राम की बात आती है, तो रे डायग्राम आपको सिखाया, तो यहाँ पे हमको रे डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है। एक हम पहले क्लास में बताए थे रे डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको वही कॉम्प्लिकेटेड रे डायग्राम बनाना है यहाँ पे, समझे? दो मैंने कॉम्प्लिकेटेड ना बताया था, जो सेकेंड डे मैंने क्या बताया था शॉर्टकट ट्रिक ऑफ रे डायग्राम, ओके, जिससे आपका नीट में क्वेश्चन बनेगा। तो सेकेंड डे वाला नीट में यूज कीजिएगा, अगर बोर्ड में पूछेगा तो वहां पे जो फर्स्ट डे जो बताया था वो डायग्राम काम देगा। और जो लेंथ ऑफ द मिरर होगा वो कितना होना चाहिए, आदमी का लेंथ का आधा होना चाहिए, ओके। तो पूरा लेंथ कितना आदमी का 1.5 मीटर का है, तो 1.5 मीटर का मतलब कि 1.5 डिवाइड बाई 2 0.75। ये सब दोनों नौटंकी किया है, ये सब ऐसे ही किया है, इसकी सब कोई वैल्यू नहीं है। सीधे समझना है कि आदमी का लंबाई का सीधे आधा होना चाहिए, ताकि वो पूरा पूरा इमेज देख पाए, ठीक है। और यही कंसेप्ट लेके आगे बढ़ना जीवन में। और ये डायग्राम में मैंने बोर्ड में ऐड किया हूँ, तो हमको नहीं लगता कि जिसमें दिक्कत होना चाहिए, फिर भी अगर होता है तो बताइएगा। ये बुआ इज 1.8 मीटर पर, एक आदमी तो है वो 1.18 मीटर का है, and he can see the image in the plane mirror fixed on a wall. His eye are 1.6 meter from the floor of the level. The minimum length of the mirror should be to see the full image. तो फुल इमेज देखने के लिए उसको क्या होना चाहिए, आदमी को जितना लंबा है उसका आधा होना चाहिए, तो 1.8 का कितना होगा 0.9, ऑप्शन नंबर 1। ओके ठीक है, तुम्हें सोचना नहीं है। अब देखो an object is shaped as L as placed in the two parallel plane mirror as shown in the first seven closest image. How many lateral inverted images are found? Okay. इसमें से कितना lateral inverted image फॉर्म होगा,
और इसमें सबसे 7 क्लोजेस्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके। तो आप कभी सैलून में बाल कटवाने गए हैं कोई? सैलून किसी कोई बाल कटवाने गया है? कोई नहीं गया अभी तक? सैलून में अगर बाल कटवाने गए होंगे तब उसमें देखे होंगे कि आपका फोटो बनता है, क्या क्या फोटो आपका जो पीछे वाला मिरर में बनता है, फिर उसका फोटो वहां बनता है, फिर उसका फोटो वहां बनता है, फिर उसका फोटो वहां बनता है, तो बनते ही जाता है। कितना बनता है काउंटिंग करना स्टार्ट करिएगा, फिर अंतिम में छोड़ दीजिएगा, छोड़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ना इमेज यहाँ बना, पढ़ना इमेज ये बना, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। अब क्या करेगा, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। ओके, उसी प्रकार से तो ये होगा नेटरन इन्वर्टेड और ये होगा नेटरन इन्वर्टेड। तो अब जब नेटरन इन्वर्टेड का नेटरन इन्वर्टेड क्या होगा, नेटरन इन्वर्टेड का उल्टा हो जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये दोनों, तो इसका इमेज बनेगा और इसका इमेज बनेगा। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे ये भी नेटरन इन्वर्टेड होगा, ये भी नेटरन इन्वर्टेड होगा, तो कितना इमेज बन गया, 2 2 4 2 6। अब उसके बाद जो 7वां इमेज बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, वो नेटरन इन्वर्टेड नहीं होगा। तो पूरा हमारे पास कितना नेटरन इन्वर्टेड इमेज बना इसमें, कितना बना, सारा बना। तो हमसे पूछे कि नियरेस्ट 7 इमेज में नेटरन इन्वर्टेड इमेज कितना बनेगा, सारा बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। ये समझ में आया कि नहीं आया? 2 समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमको समझ में आ गया। अब आपने बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। A plane mirror is placed horizontally on the level of the ground at a distance 60 meters from the floor of the tower. Light ray from the top of the tower falling on the edge of the mirror surface between the 90 degree. The height of the tower is the एग्जाम लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। सब कुछ एडॉप्शन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। प्लेन मिरर क्यों हम रखे, हॉरिजॉन्टली रखे, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। एट ए डिस्टेंस 60 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द टावर, टावर के फ्लोर से अपना टावर का जो लेंथ है वो 60 मीटर है, ठीक है। और नाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉलिंग ऑन द ईज ऑफ द मिरर, तो टॉप ऑफ द टावर से जो टावर वो बन रहा है, ईज ऑफ द मिरर पे लाइट फॉल कर रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। देखो, ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है। ये आपका जो है, ये मिरर है, ये आपका जो है टावर है। इसका यह इसका क्या कर रहा है, इसका डायरेक्ट रेज होता है यहाँ पे ऐसे मीट कर रहा है, और इसका जो लेंथ है वो 60 मीटर का है, तो इसका लंबाई कितना भी होगा, ये 90 हो जाएगा। ओके, तो ये इसका मान भी 60 होगा, समझे। मिरर को जब हॉरिजॉन्टली रख दिए तो मिरर का पूरा पूरा इसका डायरेक्ट रेज पूरा इस पे मिल रहा है, तो जितना मिरर का दूरी होगा उतना ही जो हमारा इसका हाइट होगा टावर का।
4 नंबर, a plane mirror makes an angle 30 degree with the horizontal. If a vertical ray strikes on the mirror, the angle between the mirror and the reflected ray. देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही क्या कहते हैं पेचीदा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्लेन मेरे को 30 डिग्री पे रख दिए और जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 30 डिग्री है, विद द नॉर्मल, नॉर्मल से 30 डिग्री कह रहा है, ठीक है, 30 डिग्री विद द नॉर्मल। Vertical ray strikes the mirror. So then find the angle between the incident ray and reflected ray. Find the angle between the mirror and the reflected ray. So mirror and reflected ray. देखते हैं क्या होता है इसमें। स्पेस तो कहीं मिल जाएगा हमको स्पेस। हाँ, ये मिरर है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30 डिग्री। इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ पे होगा, नॉर्मल जो होता है मिरर का हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या, एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे और ये हुआ मिरर, ये पूरा पूरा 90, ये हुआ रे, ये हुआ, तो इसके बीच में कहीं रिश्ता क्या, अगर 30 डिग्री होगा तो इसका मान कितना होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में चाहिए, मतलब कि हमको ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, इसको छोड़ते हैं, टाइम है कि नहीं। इसको कोशिश कीजिएगा कि इसका कोई रिश्ता आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो आता तो ही बताइए, नहीं आता तो ही बताइए, नहीं बताइएगा तो हम छोड़ के नीचे निकल जाएंगे, दिक्कत फिर आपको होगा। ये हो गया हमारा। इसमें क्या पूछ रहा है, फिगर शोन इन द प्लेन में टॉप ऑफ द व्यू, टॉप व्यू में एक क्यूबॉइड रूम विथ अ वॉल सीडी एज ए प्लेन मिरर, ये हमारा पूरा प्लेन मिरर का है। ईच साइड ऑफ द रूम इज 3 मीटर लेंथ, एक कैमरा पी जो है is placed on the mid of the AB. At what distance should camera be focused on the photograph mirror? अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए का जो है वो फोटो कैसे लेगा, तो देखो ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पे कोई ऑब्जेक्ट है और पी पे आपको जो मिड में मिरर रख दिए, तो इसका जो फोटो लेगा वो कितना दूर पे लेगा, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कितना भी होगा 3 मीटर का।
पी पे कैमरा है तो 3 मीटर इधर हुआ और 3 मीटर इधर हुआ, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस कितना लेगा? तो जो कैमरा लेगा वो कितना लेगा? 6 मीटर का। ओके, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पे है तो एक 3 मीटर यहाँ पे हुआ, और जो मिरर के कारण जो होगा 3 मीटर, इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो जो कैमरा से फोटो लेगा वो 6 मीटर का लेगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतने रन देते हैं। कल से क्या स्टार्ट करें? रिफ्रैक्शन के स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन, ठीक है।